नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की, जिसमें अरविंद केजरीवाल एक मुख्य रूप से कहीं ना कहीं प्रत्याशी के रूप में कह लीजिए या सीएम के रूप में कह लीजिए, जिस तरीके से लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं और फिर वो जेल से बाहर आकर उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार किया। माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है अरविंद केजरीवाल जीत भी दर्ज कर ले, लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनको इतनी आसानी से यहाँ पर जीत दर्ज करने देगी या नहीं, या फिर अरविंद केजरीवाल अगर उनके पक्ष में ये मतदान अगर हुए होंगे तो क्या कोर्ट उनको राहत देते हुए नजर आएगी, क्योंकि एक बार फिर से वो सिटिंग सीएम के रूप में बाहर आ सकते हैं। तो ऐसे में क्या ये पूरा मामला देखने को मिलेगा दिल्ली में? अरविंद केजरीवाल को 2 जून को फिर से रिमांड पे ले लिया जाएगा, तो पूरा किस तरीके से सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा, इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ तनुज मौजूद है। इनसे जानते हैं कि तनुज, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, किसी को उम्मीद नहीं थी। संजय सिंह के बाहर आने के बाद ये उम्मीद कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जरूर थी, लेकिन अगर आप किसी और की देखें या फिर किसी पार्टी विशेष की बात करें या जनता को भी ये उम्मीद नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल इस लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए बाहर आएंगे। तो क्या कुछ देखते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल फिर से जेल चले जाते हैं तो इतनी जल्दी उनका बाहर आना होगा? देखिए, कहीं ना कहीं उनको सिर्फ ये जमानत जो मिली थी, जो बेल उनको मिली थी, चुनाव प्रचार के लिए मिली थी। अब चुनाव प्रचार एक तारीख को आखिरी चरण के मतदान है, जैसे कि 6 चरण के मतदान पूरी तरह से संपन्न हो चुके हैं और बहुत सही तरीके से संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल की जो जरूरत है वो ईडी को ज्यादा है, क्योंकि ईडी जो उनके ऊपर आरोप लगाती नजर आ रही है, पूरी सीबीआई जो है, ईडी जो है, वो शराब घोटाले में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी बताती है। तो ऐसे में अब देखते हैं कि क्या पूछताछ उनसे की जाती है। लेकिन हाँ, ये बात है कि 2 तारीख को खुद अरविंद केजरीवाल को जाकर सरेंडर करना पड़ेगा। ये बात देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी कि कोई सुनवाई नहीं होगी, पहले उनको जाकर सरेंडर करना पड़ेगा, उसके बाद उनके वकील जो है वो सुनवाई के लिए आगे अर्जी लगा सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसी जमानत मिली थी, अंतरिम जमानत मिली थी कि वो, क्योंकि जो जमानत की जो गुहार लगाई जा रही थी वो ये कहकर लगाई जा रही थी कि भाई चुनाव चल रहे हैं, चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को बाहर होना चाहिए। ऐसे में अब चुनाव संपन्न हो जाएंगे तो अगर अरविंद केजरीवाल के वकील है वो अगर आगे जमानत की मांग करते हैं तो क्या कहकर मांग करते हैं, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। क्योंकि चुनाव तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन हाँ, ये देखा जा सकता है अब कुछ ही समय बाद, जैसे कि 3-4 महीने बाद अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव है उनको लेकर जो पूरी रणनीति है वो बनानी शुरू हो जाएगी। सभी पार्टियां रणनीति बनानी शुरू कर देंगी। लेकिन जिस तरह के आरोप यहाँ पर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पर लगाती नजर आ रही है कि बीजेपी पार्टी हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है। अब ऐसे में आपने देखा होगा ईडी ने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पूरा इसमें आरोपी बनाया है। अगर अब ईडी इन बातों को जो सामने रखती है और कोर्ट में वो सारी बातें जो सबूत है वो सही निकल कर सामने आते हैं तो वाकई में अरविंद केजरीवाल की मुश्किल यहाँ पर ज्यादा खड़ी होती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर ये पूरा मामला तनुज अगर देखा जाए शांत नहीं होता है तो क्या अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना होगा और उनको अपना कोई उत्तराधिकारी चुनना पड़ेगा? और जिस तरीके से वो अपना रुख साफ कर चुके हैं कि उनकी पत्नी को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनके लिए चुनाव प्रचार कर रही थी, एक मैसेंजर के तौर पर जब वो जेल में थे उनका मैसेज पहुंचा रही थी। तो आपको क्या लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते हैं तो अपनी जिम्मेदारी किसको सौंप सकते हैं? देखिए, पत्नी को तो उन्होंने लेकर क्लियर कर दिया कि कहते हैं भाई हमारी पत्नी जो है वो तो आगे कभी आपको चुनाव प्रचार वगैरह में नहीं देखने वाली, लेकिन वो ठीक है, मीडिएटर के तौर पर यही बातें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन बहुत सारे उनके पास ऑप्शंस हैं। राघव चड्ढा भी देखिए पहले बाहर थे, वो अब वापस भारत आ चुके हैं, उनकी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई। ऐसे में राघव चड्ढा एक बड़ा चेहरा है और संजय सिंह एक बड़ा चेहरा है। संजय सिंह तो बाहर चल रहे हैं, उनको जमानत मिल चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के पास काफी सारे ऑप्शन है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि भाई अरविंद केजरीवाल ने पहले तो वो कहा करते थे कि इस्तीफा तो मैं अपनी चुटकी की नोक पर लेकर चलता हूँ, जूते की नोक पर लेकर चलता हूँ। लेकिन ये सवाल खड़े होने लगे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। लेकिन क्योंकि देखिए कोई एक लॉ नहीं है, आप किसी मुख्यमंत्री को वो जेल से बैठकर सरकार चलाए, कहीं से भी बैठकर सरकार चलाए, आप उनसे इस्तीफा नहीं दिलवा सकते। लेकिन अगर हाँ पार्टी का दबाव उनके ऊपर रहता है, पार्टी के विधायकों का दबाव उनके ऊपर रहता है, तब अरविंद केजरीवाल को शायद इस्तीफा देना पड़ जाए। क्योंकि आप एक पूरे राज्य की जिम्मेदारी जेल से बैठकर नहीं संभाल सकते, क्योंकि एक मुख्यमंत्री को कई सारे पेपर्स पर साइन करने पड़ते हैं, काफी सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं, एक दिन में पता नहीं कितने साइन उनको करने पड़ते हैं, जैसे मैंने बोला। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएं, ये बहुत मुश्किल मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि अभी तक एक बड़ा पॉइंट था यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पास कि भाई चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के लिए हमें अरविंद केजरीवाल को बाहर जमानत दीजिए, क्योंकि वो चुनाव प्रचार करेंगे। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, ऐसे में कहीं ना कहीं भारी नुकसान यहाँ पर आम आदमी पार्टी को देखना पड़ रहा था। तो अब कहकर क्या जमानत मांगी जाएगी, ये सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन अगर जल्द उनको जमानत नहीं मिलती है दोबारा से,
तब अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर तनुज अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में जिस तरीके से एक्टिव थे, वो कांग्रेस पार्टी को भी सपोर्ट करते हुए नजर आए, कन्हैया कुमार को भी सपोर्ट करते हुए नजर आए। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जीत का समीकरण केजरीवाल के पक्ष में कितना बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या अगर भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर पाती है, या फिर इस बार मायावती का क्या रुख रहा, क्यों उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया, इस पे क्या कुछ कहना है? देखिए, मायावती का जिक्र आपने छेड़ा तो मैं उनके लिए तो सिर्फ यही कहूंगा कि आखिरकार उन्होंने कैंडिडेट क्यों उतारे, क्योंकि चुनाव प्रचार न उनकी तरफ से था न उनके कैंडिडेट की तरफ से था। तो उनकी बात तो यहाँ पर खत्म ही कर देते ज्यादा बेहतर रहेगा। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उनके बारे में, क्या आखिरकार इनकी क्योंकि टक्कर इन्हीं की मानी जा रही है। जैसा कि दर्शकों को हम शुरुआत से बताते आए कि भाई 4 सीटों पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और बीजेपी ने सभी सीटों से अपने कैंडिडेट उतारे हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी नहीं भूला जा सकता 2019 का जो समीकरण था कि भाई 2019 में सभी सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करी थी। ऐसे में बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट को हराना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन सबसे सोचने वाली जो बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी पार्टी ने भाई 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट बदल दिया। आखिरकार क्या जरूरत ऐसी आ पड़ी जो उनको 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट बदलने पड़े। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर पूर्वी दिल्ली जो सीट है वो मनोज तिवारी से शायद मुश्किल नजर आ रहा है कांग्रेस छीन पाए। भले ही उन्होंने जैसे भी कैंडिडेट उतारा, मुझे कन्हैया कुमार एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि देखिए अगर कोई नेता है अगर वो विवादों में चलता है तो आप ऐसे कैंडिडेट को मौका ना दें, क्योंकि कन्हैया कुमार देखिए शुरुआत से वो विवादों में रहे और मनोज तिवारी के ऊपर भले ही उनके गानों को लेकर वो हमेशा ट्रोल होते रहे हैं। अगर देखा जाए तो मनीष कश्यप भी एक विवादित चेहरा रहे हैं, जेल में रह के आए हैं, लेकिन फिर भी उनको मौका दिया गया। तो ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आप वो विवादित चेहरा रहे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके ऊपर केस चला, कोर्ट ने उनको बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बिल्कुल सही साबित हुए कोर्ट में। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो एक विवादित चेहरा वो रहे, क्योंकि उनको तब विवादित चेहरा बनाया गया। लेकिन आप ये भी समझिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में को अपना साथ दिया, समर्थन दिया, वो पार्टी में शामिल हुए, पार्टी ने किसी जगह से टिकट नहीं दिया। आप ये भी समझिए यहाँ पर कन्हैया कुमार समर्थन दे रहे होते तब तक बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन ये भी देख सकते हैं शायद कांग्रेस के पास एक वही ऐसा चेहरा हो बिहार के तौर पर जो टक्कर दे सके। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर एक और आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि स्वाति मालीवाल जिस तरीके से अपनी बयानबाजी करते हुए नजर आई, आपको क्या लगता है कि उनका राज्यसभा का पद छीनकर केजरीवाल वो अभिषेक मनु सिंघवी को देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी उनके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल ये बातें तो निकलकर सामने आ रही है कि अभिषेक के लिए पद मिल सकता है उनके वकील के लिए, क्योंकि भाई स्वाति मालीवाल ने जो करा, अब स्वाति मालीवाल ये भी कह रही है कि मैं पार्टी में हूँ, मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। अरे आप पार्टी की बैंड भी बजा रहे हो, एक तरह से देखा जाए तो आप पार्टी को धोते नजर आ रहे हो, आप पार्टी पर बड़े बड़े लालछन लगाते नजर आ रहे हो, आप अपने सीएम पर लालछन लगा रहे हो, तो आप पार्टी में कैसे हुए? आप ये पार्टी के विरोध में काम करते नजर आ रहे हो। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, आपसे पद आप इस्तीफा दो या ना दो, अगर पार्टी चाहेगी तो आपको इस्तीफा भी देना पड़ जाएगा। जी बिल्कुल, अब ऐसे में यही देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को क्या कोर्ट से राहत मिलेगी, या फिर अगर इस बार चुनाव में उनको जीत दर्ज होती है तो क्या वो अपनी पार्टी को किस तरीके से संभालते हुए नजर आएंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से केजरीवाल के मुताबिक अगर बात कर लिया जाए कहीं ना कहीं उनको फंसाने की कोशिश कर रही, तो क्या वाकई में ऐसा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।